वाले समय में आपको क्या क्या हो, एफिकेसी हो, उन सारी दोनों परिस्थितियों में आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इस चीज का इशारा करती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, दुनिया की कोई भी डिवाइस हो, मेडिकल डिवाइस क्यों ना हो, 100% एक्यूरेसी कोई नहीं दे पाती है, ध्यान रखिएगा। आप कहीं चले जाइए, 100% एक्यूरेसी की मशीन अभी तक वैसी नहीं बन पाई। तो हमारी मशीन चूंकि मेडिकल डिवाइस तो है ही नहीं, तो इसकी जो एक्यूरेसी कही जाती है वो लगभग 70% के आसपास मानी जाती है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि इसको आप बिल्कुल उस तरह से ना लें कि जो उसमें लिखा है बस वही सच है। बहुत सी चीजों में ये मशीन उतना काम नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप लंग्स का टेस्ट देखते होंगे तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लंग्स की भी रिपोर्ट उसमें वैसी नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। शुगर का चेकअप, जब आप उसमें शुगर वाले कॉलम में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये रिपोर्ट सपोर्ट नहीं करेगी। तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, किसी के पास जर्मन मशीन होगी, किसी के पास जैपनीज टेक्नोलॉजी वाली होगी, तो जो उसमें भाषा है, तो लास्ट के कुछ बहुत से कॉलम ऐसे हैं जिसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो हमारी ज्ञात भाषा में नहीं है, तो उन पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक मशीन की लिमिटेशन से इसको ध्यान रखिएगा कि इसे इस्तेमाल करते समय हमें कुछ चीजों का ऐसे ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज, आपका थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज को अपग्रेड करने की जरूरत है। मेडिकल नॉलेज इन द सेंस, आपको ऑर्गन्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको बेसिक एनाटॉमी की जानकारी होना चाहिए, मतलब मानवीय शरीर की संरचना क्या होती है, कैसे होती है, शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स का क्या काम है, और अगर वो खराब हो जाएं तो उनके लक्षण क्या क्या हैं, उनसे संबंधित बीमारियां कौन सी हैं। इन चीजों की बेसिक समझ आपको होनी ही चाहिए अगर आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और अगर आप ये सब जानकारियां हासिल नहीं करेंगे तो मशीन में दो बातें होंगी। पहली चीज, आपके सिर के ऊपर से सारी चीजें जाएंगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो काम क्या है, वो होते क्या। एग्जाम्पल बताओ, मान लीजिए अगर आप लीवर को समझते हैं, और अगर आपने लीवर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लिया हुआ है, और लीवर के बारे में आप जानते हैं कि लीवर के अंदर बिलरुबिन बनता है, फाइब्रोनोजेन बनता है, ठीक, और बाइल बनता है, ठीक। ये तीन चीजें अगर आपको पहले से पता है कि लीवर के अंदर बाइल बनता है जिसके सेक्रेशन से हमारे आंतों में वो जाता है, और वो पाचन क्रिया में कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में बहुत सहायक भूमिका निभाता है, अगर हमें ये पहले से पता होगा, ठीक, तो जब आप रिपोर्ट में बाइल सेक्रेशन देखेंगे तो आप उस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप देखेंगे फाइब्रिनोजेन है वो किस काम आता है, अगर आपको पता होगा तो आप उसको सही चीजों से दे पाएंगे जानकारी सामने वाले को जिसका आप चेकअप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी और आपने मशीन में सिर्फ ये देखा कि अरे इनका फाइब्रिनोजेन तो बढ़ा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो पीली हरी पट्टी से निकल के पीली पट्टी पे चला गया, और पीली पट्टी पे चला गया मतलब ज्यादा है, तो अरे ये तो आपको दिक्कत हो गई, फाइब्रिनोजेन कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक समझ होगी कि फाइब्रिनोजेन अगर आपके शरीर में थोड़ा ज्यादा है तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस कि जब आपको कोई चोट लग जाती है तो जो खून का थक्का जमता है उसमें फाइब्रिनोजेन की मात्रा बहुत सहायक भूमिका निभाती है, ठीक। तो अब अगर वहां पर आप वो मशीन में देख रहे हैं पड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये बेसिक समझ नहीं है तो आप उसको घबरा देंगे और वो बोल देंगे अरे तुम्हारा तो ये बड़ा हुआ है, इसको कम करना पड़ेगा, तुम्हें ये दवाई देते हैं, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मशीन में कोई चीज अगर हरी पट्टी से आगे पीछे डिस्टर्ब है तो इसका मतलब चीजें गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। ये ध्यान तब हमें समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा मानव शरीर की संरचना को समझेंगे, उसके ऑर्गन्स के जो जितने भी उनके कार्य हैं वो सारी चीजें समझेंगे, और जब वो बीमार होते हैं तो उनमें क्या क्या समस्याएं, क्या क्या लक्षण आते हैं, ये सारी चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर इतनी चीजें हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, बहुत से केसेस में ये मशीन
उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक? नहीं तो आपने जो मशीन में बोला है बिल्कुल एज इट इज चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, कुछ ये टिप्स इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें कई बार लोग गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के कारण जब सामने वाले से बात करते हैं तो वो वहां से नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़कर उठते हैं, और उसके कारण से उनकी रिटेल नहीं होती है, उस कारण से लोग उनके चेकअप पे भरोसा भी नहीं करते। ये चीज है, तो यहाँ ध्यान रखना ये जरूरी है। दूसरी चीज, हम कोई डॉक्टर नहीं है। जब हम डॉक्टर नहीं है तो हमें मरीज जो भी हमारे पास आता है, स्पेशली लोग ज्यादातर मरीजों को ही ला करके बैठालते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमें क्रिटिकल केसेस को नहीं देखना है, जो बहुत ज्यादा, जो कहीं ना सुधर रहा हो वो हम सुधार देंगे, ऐसी हरकतें हमें बिल्कुल नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है कि मशीन्स की लिमिटेशंस को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। कई बार मशीन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पेशेंट से साथ में साथ साथ बात ये करनी है कि भाई क्या हुआ है, क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, ये सारी चीजें उनसे आप जब पूछते हैं, ठीक, तो वो हो सकता है कई बार, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, आपके साथ भी कई बार होगा कि कई बार लोग बोलते हैं कि आप बताओ, आपकी मशीन बताएगी, हम क्यों बताएं। उस स्थिति में आपको ये भी बताना है हर मशीन की एक लिमिटेशंस होती है, ये मशीन सारी जांचें नहीं करती है, सबकी जांच नहीं करती है, और अगर आप ये बताएंगे कि क्या समस्या है तो हम उन चीजों पे स्पेशल फोकस करके देख पाएंगे और उनको अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे। ऐसा बोल करके आप ये जानकारी उनसे ले सकते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज। क्यों? कारण ये है कि अगर जो व्यक्ति आपसे शेयर कर रहा है बातों को, आप वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले वो डायग्नोस करता है कि नहीं करता, तो वो डायग्नोस करते समय जो सवाल करता है वैसे सवाल हमें अच्छे से पूछने हैं। अगर हम जितने ज्यादा सवाल अपने पेशेंट जो हमारे सामने बैठा हुआ है उससे करेंगे तो हमें उतनी केस की हिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से पता चल पाएगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो आपका मेडिकल नॉलेज है, जो आपका मेडिकल एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, वो जो जरूरी है इस फील्ड में, उसके आधार पे आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, और उसके आधार पर आपके मशीन के चेकअप में अगर उससे रिलेटेड कुछ चीजें इश्यूज निकल के आते हैं तो वो उनको दिखाएंगे और उनको बताएंगे, तो वो ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेंगे। ये चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने ये नहीं किया तो बस सीधी सी बात ये होती है कि कई बार मैं देखता हूँ लोग चेकअप करते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं बोलते, बस इनको लीवागेन दे दो, इनको इम्यूनिटी दे दो, इनको ये दे दो। ठीक, बात को समझिएगा। क्या आप डिग्री होल्डर हैं मेडिकल की? अगर नहीं है तो जैसे आप डॉक्टर जैसा बर्ताव भी ना करें, मेरी सलाह है आपको। अगर आप डॉक्टर जैसा बर्ताव करते हैं तो डॉक्टर के पास जैसे हम जाते हैं तो बस उसने कुछ पूछा और उसके बाद में सीधा दवाई लिख करके दे दी, वो आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, और वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि जब आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई वैसी समस्या आपके साथ ना बने, इसलिए आप सबसे पहली चीज, जो पेशेंट आपके सामने बैठा है उससे बहुत बात कीजिए, उससे सबसे पहले केस हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, आपने अब पूरी जांच कर ली है तो जांच करने के बाद सबसे पहली चीज आप समझिए कि दिक्कत कहाँ कहाँ है, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए सामने वाले। जब आप चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना तो सबसे पहली चीज पता क्या होती है, सबसे पहली चीज ये होती है कि सामने वाले को एक बात समझ में आती है कि इसको मेरा जो मर्ज है वो समझ में आ गया। और अगर ये उसको समझ में आ गया कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इनको बहुत अच्छे से उस चीज की समझ है कि भाई ये क्या है, इन्होंने समझ लिया है, तो एक दूसरी बात बिना बताए समझ में आ जाती है कि अब आप जो चीज रेकमेंड करेंगे, अब आप जो प्रोडक्ट उनको बताएंगे, उनको वो लेने में आनाकानी नहीं करेंगे। लेकिन कई बार हम ये नहीं समझाते हैं उनको, हम डायरेक्ट अपनी जो सप्लीमेंट्स हैं, जो हमारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हैं, हम डायरेक्ट उनको दे देते हैं, नहीं आप ये ले लो, आप ये खा लो, वो खा लो, और वहां पर उनको ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट बीच में आ जाता है कि यार ये अपनी ये दवाओं को प्रमोट कर रहे हैं और कोई बात नहीं, इसलिए इसीलिए सबसे पहली चीज, डायग्नोस करने के बाद एक्सप्लेन जरूर करिए, है ना, सबसे पहले उनको एक्सप्लेन जरूर करिए। दूसरी कुछ कॉमन चीजें, जब आप एग्जामिन करते हैं, किसी का चेकअप करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि नीचे कुछ बिछा लीजिए,
नीचे डायरेक्ट जमीन के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो कुछ भी आप नीचे आप मैट बिछा सकते हैं, बोरा बिछा सकते हैं, कुछ भी एक चटाई बिछा सकते हैं जिसके ऊपर उन्हें खड़े करना है। उनके शरीर में मेटल वाली चीजें जितनी हो सके वो सब निकलवा दीजिए। कारण समझिए, जब आपने देखा होगा एमआरआई मशीन में जब जाते हैं तो एक छोटी सी पिन भी साथ में नहीं होती। तो उसी सिद्धांत को हमें अच्छे से फॉलो करवाना है। अगर ये करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट और अच्छी आएगी, जिससे आपको जानकारी अच्छी मिलेगी तो आप सामने वाले को अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। कई बार मैं देखता हूँ जो ग्रुप में लोग फोटो डालते हैं और इस तरह से डालते हैं। पहली चीज, लोगों को नीचे पालती मार के बैठ गए हैं, लॉकिंग पोजीशन में बैठा देते हैं लोगों को। ये बिल्कुल गलत है। कारण समझिए, ब्लड का फ्लो बना रहना चाहिए, इसीलिए ज्यादातर अगर हो सके तो व्यक्ति को खड़ा रखिए। इससे क्या होगा? दूसरी चीज, हाथों की पोजीशन भी कई बार वो ऐसे हाथ करके बैठे खड़े रहते हैं। अब इसमें क्या है, ब्लड का फ्लो यहाँ से बंद है। अगर आपका ब्लड का फ्लो यहाँ से वो है तो कहीं ना कहीं जो मैसेज है, जो कन्वे हो रहा है, जो मशीन के माध्यम से जो मैसेज जाना चाहिए, वो प्रॉपर कहीं ना कहीं बाधित होगा कि नहीं होगा। तो बॉडी का जो पोस्चर है उसको ये ध्यान रखें कि वो जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा ब्लड का फ्लो होगा, तो उतने अच्छा आपको जानकारियां प्राप्त होंगी। लेकिन कई बार लोग नीचे ही बैठे हैं, बिल्कुल लॉकिंग पोजीशन में शरीर को लेकर के बैठे और वैसे ही बैठा देते हैं कि अरे सब चलता है। सब चलता है, अच्छी बात है, लेकिन समझ में आता है कि इन्हें क्या, मतलब फोटो जो देखते हैं उसी से समझ में आ जाता है कि ये किनको क्या जानकारी हासिल हुई होगी और ये क्या जानकारी दे रहे होंगे। दूसरी चीज, कौन से हाथ में पकड़ना है ये ध्यान रखिएगा। लेडीज के जो यूनिवर्सल लॉ है, जो एक मशीन के अंदर जो दिया है, लेडीज के दाएं हाथ में और जेंट्स के बाएं हाथ में, ये ध्यान रखना है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि किसी कोई लेफ्ट हैंडर होता है, कोई राइट हैंडर होता है। तो जो मशीन में जो लिखा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो व्यक्ति के नॉन वर्किंग हैंड में रॉड पकड़ाई जाती है। रॉड इन द सेंस, नहीं, ये जो रॉड आप देख रहे हैं, इस रॉड को जब कोई व्यक्ति पकड़ेगा तो ऐसी पोजीशन में ये जो स्टील वाला पार्ट है ये बिल्कुल पकड़ में आना चाहिए। इस तरह से उनको पकड़ाना है। दूसरा, नॉन वर्किंग हैंड में जरूरी नहीं है कि महिला है तो उनके सीधे हाथ में ही पकड़ाना है। कई बार अगर वो हमेशा दाएं हाथ से बाएं हाथ से काम करती हैं तो उनको उस दाहिने हाथ में, मतलब जो दूसरा हाथ है उसमें हम पकड़ा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बॉडी लॉकिंग पोजीशन में ना हो, इसका ध्यान रखना है ताकि ब्लड का फ्लो चलता रहे। सही जितना रहेगा, तो जितना अच्छा ब्लड का फ्लो रहेगा उतनी अच्छी रिपोर्ट आएगी। दूसरा ध्यान रखिएगा, 14 साल से छोटे बच्चों का चेकअप ना करें। उससे छोटे बच्चों की रिपोर्ट्स का मशीन नहीं देती है, और उससे छोटे बच्चों की रिपोर्ट में केवल 5 जानकारियां ही आएंगी और वो जानकारियां उतनी सटीक नहीं होंगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर लें और उनकी कंसल्टिंग कर दें, वो ज्यादा बेस्ट है। और फिर भी अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मैं आपके सामने एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें मशीन का इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा इस चीज की बेसिक समझ में आ जाए कि कैसे कैसे मशीन को इस्तेमाल करना है। तो मैं हमारे साथी रत्नेश जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि सर प्लीज आ जाए, आज हम इनका चेकअप करके देखते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं मशीन में, यहाँ डोजियर करके लिखा हुआ है। तो इस डोजियर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप ऐड देख रहे हैं, यहाँ से हम किसी भी पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लीजिए, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हमें इनका नाम डालना है। सर डेट ऑफ बर्थ बताएं, उनकी जन्म तिथि हमें डालनी है।
हाइट का फॉर्मूला सिंपल सा है कि सबसे पहले देख लीजिए कितने फीट की हाइट है। सर कितनी हाइट है? 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है, तो उसको सबसे पहले इंच में निकालेंगे तो 64 इंच हो गया। तो 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, तो आंसर आएगा 160। तो 160 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं मशीन सेंटीमीटर में लेती है हाइट, तो 2.5 से इंच में निकाल के गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कर दीजिए, वेट जो है 55 kg हमने पहले ही निकाल लिया है। यहाँ रिमार्क में आप इनसे पूछ करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी आपको क्या समस्याएं समझ में आ रही है शरीर में। जैसे इन्होंने बताया कि गैस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ रिमार्क वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप इस रिपोर्ट को दोबारा से कभी देखें तो आपको देखते ही साथ ये समझ में आ जाए कि इनको हमने इतनी तारीख को चेक किया था और इनको क्या क्या समस्याएं थी। तो आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आप यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर, तो रिमार्क में आपको यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लिखा हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अगर अगली बार जब भी उस रिपोर्ट को दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपके साथ में भी कि 1 महीने बाद आपने दोबारा से जब चेक किया, तो पिछली रिपोर्ट क्या थी, उसमें उस समय उनको क्या क्या समस्याएं थी, ये देखने में आपको आसानी रहेगी, याद नहीं रखना रहेगा। तो इसलिए ये रिमार्क में ये चीजें जरूर डाल दिया कीजिए। आप चाहें तो इनका मोबाइल नंबर और भी जो विशेष जानकारी है, एड्रेस वगैरह, ये भी आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से टेस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर आइए वो भी तो उसमें बोल रहे थे। के बाएं हाथ में चूंकि ये जेंट्स है, इन्हें रॉड अप्लाई है, और अब हम इनका चेकअप स्टार्ट करते हैं। हेलो, एक बार नीचे दिखा दीजिए नीचे किसका पड़े हुए हैं। ये देखिए नीचे, ताकि डायरेक्ट अर्थिंग ना मिले। रिपोर्ट को हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। 50 वाले कहाँ थे? रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। प्रकाश यहाँ आप देख पा रहे हैं, कुछ चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में
अगर इस मशीन पे बात करें तो कम से कम 4 से 5 घंटे का सेशन चाहिए, जब हम इस पे आराम से कुछ सारी चीजों पे बात कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के सेशन में इतनी सब चीजों पे डिटेल में बात कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो फिर भी कुछ बेसिक बेसिक चीजों पे हम जल्दी जल्दी बात करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा समय है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर रिपोर्ट जो है, मतलब हृदय संबंधी जो रिपोर्ट है उस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड विस्कोसिटी वगैरह दिया हुआ है, मतलब खून का गाढ़ापन है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल है, ब्लड में फैट कंटेंट है, ये सारी चीजें यहाँ आप देख पा रहे हैं हरी पट्टी पर है। अगर दाहिने हाथ की तरफ जो मार्कर है, ये निशान जो आप देख रहे हैं, ये इधर को अगर जाता है, जैसे ये मायोकार्डियल ब्लड डिमांड में अगर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि अगर ये इस साइड जा रहा है तो कुछ चीजें बढ़ी हुई है, और इधर है तो कुछ चीजें घटी हुई हैं। तो अगर ग्रीन पर है तो सबसे बेस्ट, ब्लू पर है तो भी थोड़ा बहुत केयर करने की जरूरत है, अगर येलो पर आ गया है तो रिकमेंड करें अपने प्रोडक्ट, और लाल पर है तो उन्हें तुरंत बोले कि ध्यान दीजिए अपने दिनचर्या पर, अपने खान पान पर, और साथ में कुछ हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, और विशेष केयर करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमें उन्हें बतानी बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल नहीं जाना है क्योंकि बहुत सी चीजें मशीन में उतनी सटीक नहीं आती हैं। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मशीन के अकॉर्डिंग अगर आपने बात की तो हो सकता है कि आप उतने अच्छे से चीजों को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान ये रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट कोरोनरी, ना कोरोनरी इन द सेंस जो जो आर्टरीज होती हैं हमारी, मतलब जो हार्ट है, हार्ट के अंदर से 3 आर्टरीज निकलती हैं मेन, और वहां से पूरे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है। तो उससे रिलेटेड ये सारी चीजें, ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई, तो हृदय से मस्तिष्क की ओर जाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उसमें ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई का लेवल, उसका प्रेशर क्या है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो उनको बता सकते हैं। अगला है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। हालांकि इन्होंने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बताई थी, और यहाँ आप देखिए मशीन स्पष्ट रूप से क्या दिखा रही है कि सारे के सारे हरे उस पर है, मतलब गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि पेशेंट खुद कह रहा है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मशीन पे बिल्कुल भी एकदम से कि जैसा मशीन कह रही है हम वैसे ही का वैसे ही अगर आप बोल देंगे तो बहुत सारे शुगर पेशेंट की शुगर भी मशीन में बिल्कुल नॉर्मल दिखाती है। तो इसीलिए ये बहुत शानदार टूल है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है, तो उसको ध्यान रखते हुए हमें पेशेंट से बात करनी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हो, चाहे छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आप देख रहे हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन फंक्शन हो, चाहे पेरिस्टालसिस फंक्शन हो, दोनों की दोनों चीजों में भी यहाँ पर रिपोर्ट बिल्कुल सही सटीक आ रही है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो उसमें समझ में आएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा आपको कि कुछ ही कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है जब तो पेशेंट बोल रहा है। तो अगर उन्होंने बताया कि भाई कि मुझे गैस बन रही है, तो हम थोड़ा सा उनका इंटेस्टीन में चेक कर लें, उनको हो सकता है कि उनको प्रोबायोटिक की जरूरत हो, गट बैक्टीरिया सही ना हो ना, वो सारी चीजें जब हम पेशेंट से बात करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है मशीन में हमें वो चीज उतनी क्लियर ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा आपका मेडिकल एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत काम आता है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर ये सारी चीजों में हम बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, इतना टाइम बचा नहीं है, इसलिए मैं सारी चीजों को नहीं ले रहा हूँ। किसी दिन डिटेल में जब मैं वो करूंगा तब अपन इन सब फंक्शंस पे एक एक चीज पे डिटेल में बात करेंगे, तब चीजें और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इनका लीवर का फंक्शन रिपोर्ट आ रही है, वो भी बिल्कुल
सटीक आ रही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी सही है, लीवर एनर्जी प्रोडक्शन भी सही कर रहा है, डिटॉक्सिफाई भी प्रॉपर कर रहा है, बाइल सेक्रेशन मतलब पित्त जिसे हम बोलते हैं वो भी बिल्कुल सही है, ब्लड में फैट कंटेंट भी नहीं है। तो ये चीजें आप रिपोर्ट में देख करके चेक कर सकते हैं। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर जो कोलोनिक एरिया इन द सेंस जो जहां से लेटरिन के पास का जो एरिया होता है वो कोलोन कहलाता है। उस एरिया में मतलब छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर लास्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया का जो रेशो है वो बिल्कुल बराबर है, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो बराबर है। तो यहाँ देख करके कहीं ना कहीं आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कहाँ समस्या हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीजों को कोरिलेट करके जब आप देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एग्जाम्पल है इनका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली जिसे हम कहते हैं। अभी सारी चीजें बिल्कुल बराबर है। तो अगर हाँ इसमें ये देखना, बस ये कुछ कुछ बेसिक चीजें देखना बहुत जरूरी है कि टीबीए जो है इनका जो बाइल एसिड है वो बहुत डिस्टर्ब ना हो, है ना। दूसरी चीज यहाँ अगर अल्कलाइन है तो दिक्कत नहीं है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। पेनक्रियास का फंक्शन कैसा है? पेनक्रियास में इंसुलिन अगर थोड़ा ज्यादा दिखा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि इंसुलिन की मात्रा शरीर में ज्यादा है, तो वो अच्छी बात है। ग्लूकोजेन सही है कि नहीं है बस ये देख लीजिए, ठीक। पॉलीपेप्टाइड वगैरह इतना जरूरी नहीं है। किडनी फंक्शन में अगर हम जाए तो मेन चीज किडनी फंक्शन में दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है और उसमें आपने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा भी होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और उस इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन का जो रेशो है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो ये नाइट्रोजन का इंडेक्स जो है ये अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो शरीर में बहुत, ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है ज्यादा तो फिर जोड़ों में दर्द की समस्या बनती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज्यादा दिख रहा है तो हम अपने पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में कुछ इकट्ठा हो रहा हो तो उनके घुटने, सॉरी, जो पैर के पंजे हैं उसमें साइड में आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है अगर ज्यादा स्थिति है। ये है, कमर में दर्द लगातार बना रहता है। ऐसे कुछ चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं कि आपने अगर उनसे पूछा, जैसे आपने रिपोर्ट में यहाँ देख रहे हैं कि इनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो नॉर्मल रेंज यहाँ पर दिखा रही है फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड की 1.4 से 1.9 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो अगर आपने यहाँ से देख करके आपने उनसे बात की कि क्या आपको कमर में दर्द की शिकायत बन रही है, क्या आपको उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ होने लगी है, तुरंत वो बोलेंगे हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ मशीन में ये शो हो रहा है कि आपकी यूरिक एसिड यहाँ बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो चीजें को रिलेट होती है, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ इन्हें मेरा मर्ज समझ में आ गया। तो बहुत अच्छे से वो चीजों को जब आप बताते हैं तो वो बात को मानते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल है इनका लंग्स का अगर बात की जाए, लंग्स की रिपोर्ट ज्यादातर लोगों की सही नहीं आती है मशीन में, तो इसलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा डिनाई किया कीजिए, मेरी सलाह ये है। ब्रेन नर्व में ये आप देख सकते हैं ब्लड टिश्यू सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। सेरेब्रल में अगर आपको देखना है, ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं फॉर एग्जांपल आर्टीरियो स्क्लेरोसिस अगर बोलते ना बने, सिर्फ आप इतना ध्यान रखें सेरेब्रल वाले में हमें ये देखना है कि दिमाग, सॉरी, हार्ट से निकल के दिमाग की ओर जाने वाली जो आर्टरीज हैं ये उससे रिलेटेड बात हो रही है, और उसमें जो नॉर्मल रेंज है उतना सही है या नहीं। क्रानियल नर्व हमारे मस्तिष्क में होती है,
सेंटीमेंट का रेशो अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखा रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया बहुत ज्यादा चिंता क्यों करते हैं किसी बात की, ये दिखा रही है मशीन कि आप दिमाग में किसी चीज का बहुत ज्यादा टेंशन लिए रहते हैं हर समय, इसका असर आपके शरीर पे दिख रहा है। तो वो चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हाँ हाँ, टेंशन के कारण थोड़ी सी दिक्कत है। ये चीजों को आपको रिलेट करना सीखना पड़ेगा, और ये चीजें आप कर लेंगे तो बहुत आगे आपको मशीन चलाने में बहुत आसानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर ये डिस्टर्ब दिख रहा है ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई वगैरह में बहुत ज्यादा अंतर आपको अगर समझ में आ रहा है तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी सामने वाले में, कि कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू होगा ही होगा, ब्रेन से रिलेटेड इशू होगा ही होगा। बोन डिसीज में हमें सिर्फ यहाँ पर एक चीज देखनी ये होती है कि आप देख रहे हैं कि 10% से 40%, यहाँ 39% है, मतलब ये रेशो बहुत ज्यादा बाउंड्री पर अगर है तो आप समझ सकते हैं कि इनको आने वाले समय में ये दिक्कतें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं आगे बन सकती हैं। बोन मिनरल डेंसिटी में आप चेक कर सकते हैं, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों में कैल्शियम का जो घनत्व है वो कितना है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे चल के ना हो उसके लिए यहाँ पर आप इस रेंज को चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कैल्शियम की स्थिति क्या है ना, ये देखना बहुत जरूरी है। डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मिनरल डेंसिटी, यहाँ से ये चेक करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनके शरीर में हड्डियां फिलहाल कैसी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं बन रहा है, कैल्शियम का लॉस ज्यादा तो नहीं है ना। ये सारी चीजें अगर आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे तो बहुत आपको रिपोर्ट में आसानी हो जाएगी। रूमाटाइड मतलब जो हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं उनमें कई बार दर्द बनता है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटिज्म, बहुत सारी चीजें, सर्वाइकल, इन सब चीजों में हमें मेन चीज ये देखनी जरूरी है कि अगर आप बिल्कुल सटीक उसमें जाएंगे तो कई बार चीजें गलत भी हो जाती है। तो इसीलिए प्लीज मेरा बार बार ये रिकमेंड है, मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मशीन जो दिखा रही है उसके अकॉर्डिंग मत जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें उतनी सटीक नहीं होती हैं, और अगर उसके आधार पे आप बोलोगे तो कई बार सामने वाला डिनाई करेगा आपकी बातों को। तो इसलिए प्लीज मैं ये चीज बोलूंगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बोन बोन की ग्रोथ में इसमें मेन चीज जो आपको देखनी है इस वाले पार्ट में, तो ये दो चीजें देखनी है ना, एपिसीलियर लाइन देखिए, है ना। दूसरी चीज शॉर्ट बोन कार्टिलेज हीलिंग सिचुएशन क्या है, ये दो चीज जो लास्ट वाले हैं इनको देखना बहुत जरूरी है। इनको अगर आप देख लेंगे, कार्टिलेज मतलब एक आसान शब्दों में समझे कि हमारे जॉइंट्स के बीच में एक गद्दी जैसी होती है, फॉर्म जैसी गद्दी होती है, और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो वो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो 35 साल तक शरीर खुद ब खुद बनाता है, और उसके बाद वो फ्लूइड बनना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो वो हमें खाने के माध्यम से, सप्लीमेंट्स के माध्यम से लेना होता है। अगर आप किसी की जांच कर रहे हैं और उसकी उम्र जो है वो 35-40 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनके शरीर में साइनोवियल फ्लूइड जो है वो नहीं बन रहा होगा, और नहीं बन रहा होगा तो उनकी कार्टिलेज जो है वो सूख रही होगी, और सूखेगी तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, हड्डियां जब मूव करेंगी तो उनमें घर्षण पैदा होगा, और घर्षण पैदा होगा तो उसमें दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन बनेगा। तो वो अगर चीजें यहाँ डिस्टर्ब दिख रही हैं तो आप उनसे वो पूछेंगे तो वो बातों को उनको समझ में, हाँ सर ये समस्या हो रही है, तो चीजें वहां पे उनको भी समझ में आएगा कि हाँ मशीन बहुत सही चीज बता रही है। तो हमें चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। ब्लड शुगर ये देखिए सबकी एक सी ही बताती है, इसलिए इस रिपोर्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है। ट्रेस एलिमेंट में हमें ये देखना है, हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी भूमिका खनिज तत्वों की होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली महिलाओं में, स्पेशली महिलाओं में इस, अगर महिलाओं का अगर आप रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो ये वाले पार्ट को बहुत स्पेशली देखा कीजिए, क्योंकि ये वो तत्व हैं जो महिलाओं को स्पेशली बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, सेलेनियम, फास्फोरस, इनको मेरी सलाह ये है कि जब भी आप किसी की जांच करते हैं तो एक कागज में नोट करें, ठीक।
अगर आप कागज में नोट करेंगे, एक छोटा नोटपैड जैसा आप ले सकते हैं, जैसे मैं भी हमेशा अपने पास एक छोटा नोटपैड ऐसा रखता हूँ, और इसमें मैं कोई भी रिपोर्ट में ये सारी चीजें नोट कर लेता हूँ, और वो नोट करके मैं उन्हें देता हूँ। क्यों देता हूँ, उसके पीछे रीजन ये है, आप भी कर सकते हैं ऐसा। जब आप ये चीजें नोट करके देते हैं तो कई बार आपसे पूछने के बाद लोग इधर उधर जाकर के भी चेक करवाते हैं, तो वहां पर जब आप के द्वारा बताई गई चीजें वो व्यक्ति चेक करता है ना, तो उसको भी समझ में आता है कि नहीं, इन्होंने जो बात लिखी है बिल्कुल सटीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उनके शरीर में आयरन की कमी दिखा रही है, और आपने अगर उसमें लिख दिया है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड जिंक, और जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो पढ़ने वाला भी समझ जाएगा कि नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही चीजें इन्होंने निकाली है। और उससे रिलेटेड अगर कोई चीज आपने रिकमेंड की है, तो वो कभी आपकी लिखी हुई चीजों को वो गलत साबित नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि आयरन की कमी है, तो इन्होंने आयरन टॉनिक वगैरह कुछ जो लिखा है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आप फीलिंग जो दे रहे हैं वो फीलिंग सैरप क्या है, वो बाद में हाथ में लेगा तब उसको समझ में आएगी। लेकिन अगर ये लिख दिया है ऊपर कि आयरन डेफिशिएंसी या जिंक डेफिशिएंसी, तो वो कहीं ना कहीं चीजें समझ में आती है। दूसरी चीज, यहाँ से ये खनिज तत्व जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शरीर में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी मशीन को नीचे आप स्क्रॉल कर लीजिए, ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कैल्शियम का रोल क्या है, आयरन का रोल क्या है, जिंक का रोल क्या है, ये सारी चीजें दी हुई है, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं इसका, और अच्छे से पढ़ करके सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक, ये आप बिल्कुल आसान है, आपको कहीं गूगल पे जाने की जरूरत नहीं, आपकी मशीन ही आपको सब कुछ सजेस्ट कर रही है। अगर आप कहीं भी दिक्कत में आ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किसका क्या रोल है हमारे शरीर में, तो वहां पर आप यहाँ पर जाकर के उसको नीचे आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज विटामिन, ये आप देख पा रहे हैं, विटामिन को भी आप बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इनका। फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, मतलब अगर ये बहुत ज्यादा कम है, तो आप बोल सकते हैं सर आपकी आंखें प्रभावित हो रही हैं, आपकी आंखों में दिक्कत आना शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। विटामिन B1, B2, B3 अगर ये है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म से, मतलब हाथों के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, आपके पाचन से लेकर के गैस वगैरह ये सब जो चीजें बनती हैं, क्यों, क्योंकि जो आप जो खाना खाते हैं उसका फर्मेंटेशन जब होता है, मतलब उसकी जो मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया जो होती है, उस प्रोसेस में इस विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन B6, जब आप महिलाओं की जांच करते हैं तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, अगर B6 बहुत ज्यादा डाउन दिखाता है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आपके कलर की जो फेयरनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि विटामिन B6 आप किसी भी फेयरनेस क्रीम में उठा करके देख लीजिएगा, B6 का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कलर टेक्सचर को आगे बढ़ाने में। विटामिन B12, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा अगर आपको इशू मिलेगा तो विटामिन B12 का मिलेगा। कारण समझिएगा, और इसका सीधा संबंध होता है आपके खान पान में, आपकी खुराक से, और दूसरी चीज, खाने के अंदर जो पोषण आपको मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। विटामिन B12 की अगर बात की जाए, तो स्पेशली देखा जाए तो वो एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हें तो भर भर के मिल जाता है, जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि आज के समय में जो सब्जी वगैरह भी आप ले रहे हैं वो भी केमिकल वाली है, तो वहां पर आप ये चीज इस जगह पे बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल,
बड़ा मार्केट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक, विटामिन सी आप सभी जानते हैं खट्टी चीजों से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो नींबू है, संतरे हैं, जैसी चीजों से। विटामिन डी है, धूप से आप ले सकते हैं। आजकल इसके सप्लीमेंट्स भी मिल गए हैं, हमारे ब्यूटी लाइफ में भी आपको मिल जाएगा। विटामिन ई का बड़ा रोल है। कहते हैं विटामिन ई और विटामिन सी अगर साथ मिल जाएं तो मृत कोशिका को भी दोबारा पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं, उनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। और आप देखेंगे हमारे 95 के अंदर जो हम उसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन यही साइंस है कि विटामिन सी और ई का कॉम्बिनेशन है जो भर भर के मिलता है, और इस कारण से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। विटामिन ई है, विटामिन के है, ये देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है नीचे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अपना टाइम 8 बज गए हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन की जो बात करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद में अमाइनो एसिड्स की एक पूरी चेन होती है। जो लोग केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी तो उसमें उन्होंने एक ब्रोकन चेन अमाइनो एसिड्स करके पढ़ा होगा, जिसका स्कोर 13+ होता है। तो वो चीजें अपन उतना टेक्निकल नहीं जाते हैं। कुछ ये अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें से 9 अमाइनो एसिड्स जो आपके सामने दिए हुए हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, जो हमारे लिए बहुत अनिवार्य हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता। और बाकी 21, पहले 22 बोलते थे, आजकल की जो नई मेडिकल परिभाषा उसमें ज्यादातर लोग 21 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, जो हमारा शरीर खुद बना सकता है। बस हमें इतना याद रखना है। और इसमें आप देखेंगे किसी की भी रिपोर्ट में ये हमेशा बढ़ा हुआ ही दिखता है, कभी भी आपको यहाँ कम में नहीं दिखेगा। ये इस मशीन में ये चीज शो नहीं होती है। तो इसलिए अमाइनो एसिड्स वाली जो रिपोर्ट है इसको डिनाई कीजिएगा, इसको देख करके आगे बढ़ जाइएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतने साल में आज तक एक भी पेशेंट नहीं मिला जिसमें ये मशीन ने कभी भी इसको माइनस में दिखाया हो। ठीक, तो इसलिए इस पे उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। को एंजाइम्स का रोल बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल निकोटिनामाइड, अगर इसकी डेफिशिएंसी ज्यादा दिख रही है, अगर ये ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है तो शरीर में थोड़ा सा अकड़न सी, है ना, हाथ पैरों में थोड़ा सा ऐठन सी आएगी, थोड़ा सा हो सकता है सूजन वगैरह भी दिखे। ये चीजें इससे रिलेट करती हैं। जब आप ये चीजों में हाथ देखेंगे तो वहां पूछ सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बायोटिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा है, इसकी डेफिशिएंसी नजर आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो बताएंगे कि हाँ हाँ बाल तो झड़ रहे हैं हमारे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। फॉलिक एसिड भी वही ही चीज है आपका, प्रोटीन से रिलेटेड। तो अगर मान लीजिए फॉलिक एसिड बहुत कम है, बेसिक बेसिक चीजें देखिएगा, पेंटाथेनोइक एसिड वगैरह है, आपका ग्लूटो को एंजाइम क्यूटेन है, ग्लूटोथियान है। हाँ ये चीज पे, हाँ ये चीज पे जरूर है, ध्यान दीजिएगा, ये काम की चीज है। बाकी इतना ये चीज नहीं है। लेकिन कोएंजाइम क्यूटेन याददाश्त से संबंधित है ना, जिनको मस्तिष्क की इससे समस्याएं होती हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारियां जिनको होती हैं, है ना, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ग्लूटोथियान की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में एंटी एजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। महिलाओं में स्पेशली सुंदरता को लेकर के आज पूरी दुनिया पागल हो रही है इसको लेकर के। ठीक, अगर आप महिलाओं का चेकअप कर रहे हैं तो ये जरूर देखा कीजिएगा, इसका अगर इंडेक्स, ये लास्ट वाला ध्यान रखिए, इसमें अगर लास्ट वाला अगर बहुत डिस्टर्ब है तो इसके बारे में जरूर आप सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए आप अपना प्रोटीन पाउडर वगैरह के साथ में रिकमेंड कीजिए तो बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके लिए स्पेशल चीजें भी हैं, लेकिन हमें बस ये ध्यान देना है कि अगर ये चीजें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट है हम वो रिकमेंड करें। फैटी एसिड वगैरह की अगर बात की जाए तो ये उतना काम नहीं करते हैं, उतना सटीक जानकारी नहीं आती है। एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे शरीर के अंदर जो 7 ग्रंथियां हैं, वो उनका सेक्रेशन जो है, मतलब उसमें से जो द्रव का रिसाव होता रहता है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर ये चीजें दिखाती है मशीन। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है,
ईडर्नल ग्लैंड है, पैराथायराइड हार्मोन है, थायराइड सेक्रेशन है, पीनियल सेक्रेशन है, मतलब ये अलग अलग ग्रंथियां हैं। फॉर एग्जांपल ईडर्नल ग्लैंड जो है ये आपके किडनी के ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके मस्तिष्क में है, पीनियल मस्तिष्क से रिलेटेड है, थाइमस है, थायराइड जो ग्रंथि है कहाँ होती है, गले में, सभी को पता है। ये इस तरह से है, लेकिन इसकी सेक्रेशन पे इतना भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लाल पर अगर है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। बेसिक इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थायराइड में आप देख सकते हैं कि T3, T4, TSH में कौन सा डिस्टर्ब है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस अगर यहाँ पर दिख रहा है तो बताइएगा, क्योंकि ये भी उतना ज्यादा सटीक जानकारी नहीं आती है इसकी निकल के, उसके लिए अलग से जांच होती है। ठीक, अगर बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्ब दिख रहा है तो आप पेशेंट को सलाह ये दीजिए कि आप एक बार पैथोलॉजी से इसकी रिपोर्ट निकलवा लीजिए, वो बताइए तब हम सजेस्ट करेंगे। ह्यूमन टॉक्सिन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को छोड़ दीजिएगा, बाकी अगर टोबैको निकोटिन में भी कई लोगों का, जो लोग तंबाकू नहीं भी खाते हैं उनका भी कई बार दिखाता है, इसलिए इस रिपोर्ट को मैं कहूँगा डिनाई कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हैवी मेटल्स में जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बाई चांस वो राष्ट्रीय गुटखा वगैरह जो लोग ज्यादा खाते हैं उनकी रिपोर्ट में आपको आप देखेंगे लेड, मरकरी, आर्सेनिक, थैलियम जैसी चीजें ज्यादा बढ़ी हुई मिलेंगी। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ लोग लंबे समय से एलोपैथी की मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वहां पर आपको ये हैवी मेटल्स कुछ ज्यादा नजर आएंगे, स्पेशली थैलियम अगर ज्यादा नजर आ रहा है तो। गुड मॉर्निंग। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा नजर आ सकती हैं, तो वहां आप अपने डेली डिटॉक्स जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बेसिक फिजिकल अगर क्वालिटी की बात करें, ये उतना खास रिपोर्ट नहीं देता, एलर्जी में भी उतनी खास रिपोर्ट नहीं आती है, इन सबको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये वाली रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं ना, लिपिड प्रोफाइल में थोड़ा सा आप इन चीजों पे भी देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट क्या है ये देख लीजिए, स्किन आई छोड़ दीजिए, कोलेजन पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन वगैरह में ज्यादा अगर नजर आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि जो आपकी स्किन का लचीलापन जो होता है उसमें ग्लो जो है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी जो झुर्रियां वगैरह है, इन सब चीजों पे भी कोलेजन का बड़ा रोल है। तो कुछ चीजें थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाले इसको भी आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा चेक कर सकते हैं हार्ट एंड ब्रेन में सेरेब्रोवस्कुलर यानी हृदय से निकलकर मस्तिष्क की ओर जाने वाली जो आर्टरीज वगैरह हैं उसमें ब्लड ऑक्सीजन का प्रेशर, उसका वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको आपका जो एसपी गोल्ड है, स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल है, वो प्रमोट करने में बहुत आसानी होती है यहाँ से इस लेवल को देख करके। ब्लड लिपिड्स में आप चेक कर सकते हैं कि अगर एचडीएल का लेवल ज्यादा है तो वो ज्यादा है तो ये अच्छी बात है, इसलिए इसमें यहाँ देखने की जरूरत। हाँ, एलडीएल का लेवल अगर कम है तो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा है तो बताइए ना, क्योंकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी खराब कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा दिखा रहा है तो ये बुरी बात नहीं है। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हर चीज अगर ज्यादा दिखा रही है तो वो गलत ही है, इस मानसिकता में मत रहिएगा, नहीं तो आप गलत मैसेज कन्वे करेंगे सामने वाले को। टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं, ब्लड का गाढ़ापन क्या है ये यहाँ से दिख सकता है। प्रोस्टेट की जानकारी मतलब पुरुषों में की रिपोर्ट जब हम चेक करते हैं तो उसमें जो हमारी मूत्र नलिका है उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, वो उसके कारण कई लोगों को डायसूरिया जैसी बीमारी मतलब मूत्र विकार जिसे कहते हैं, पेशाब करने में जलन परेशानी होती है, रुक रुक के पेशाब आती है या बूंद बूंद करके आती है या रोक नहीं पाते हैं। पर स्पेशली 60 के ऊपर के जो जेंट्स होते हैं जब आप जांच करते हैं, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी अलग से, तो वहां ये चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे। जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर मान लीजिए आपने प्रोस्टेट के बारे में पढ़ा है पहले से, तो यहाँ आप उसको रिलेट कर पाएंगे चीजों को, अगर नहीं पढ़ा है तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा इसकी जानकारी आप ले लें कि इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आप उनसे बात करते हैं और वो बोलते हैं कि बिल्कुल पेशाब हमसे रुकती नहीं है, हम बार बार जाना पड़ता है, हम कहीं लंबे समय तक बैठ नहीं सकते हैं,
हैं। तो आप देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो यहाँ पर वो सिंड्रोम वाला जो लास्ट वाला है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाएगा। तो आप समझ सकते हैं, या पहले से अगर यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखा रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया ये परेशानी तो नहीं है, तो बोलेंगे हाँ हाँ ये परेशानी है। तब आपको चीजें बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। पुरुषों से रिलेटेड अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, मतलब जिसे हम पुरुष हार्मोन बोलते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है तो आप उनको बता सकते हैं। गोनाडोट्रोपिन ऐसा हार्मोन है जो महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, ठीक। इसका लेवल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ईडी का जो है ये भी अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो उसको पुरुष में नपुंसकता से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे रिलेटेड आप उनको थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। स्पर्म एंड सीमन के बारे में आप उनसे जानकारी यहाँ से आप देख करके चेक कर सकते हैं कि स्पर्म का मोर्टिलिटी रेट क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है। नंबर ऑफ स्पर्म्स अगर बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं, ठीक, तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर रिकमेंड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी में भी यहाँ बहुत ज्यादा चीजें बहुत अच्छे से नहीं बताई जाती हैं, तो इसलिए इसको भी आप आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं एक बेसिक चार्ट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि सब स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड में है ना। आपका वेट से लेकर के ये आप पूरा देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं और यहाँ पर वो खुद बताता है, आपको खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है ना, जैसे सब स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड में है, ओवर स्टैंडर्ड में है। तो यहाँ आपका ये दिखा रहा है ब्लड में बॉडी फैट कंटेंट जो है 7.7 kg जो है वो थोड़ा सा वो है, ठीक। तो इसमें इनको हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा आप इतना वजन आप थोड़ा सा अगर आप कम कर लेंगे तो आप बिल्कुल स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, ठीक। और इसके बाद भी लास्ट में हमें हैंड एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है, जिसको देख करके आप ओवरऑल फाइनल रिपोर्ट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने रत्नेश जी के इसमें देख रहे हैं कि इनको थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टीन में कोलोनिक, मतलब इनको सुबह सुबह जब ये फ्रेश होने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनकी रिपोर्ट देख करके समझ में आ रहा है कि ये फ्रेश होने जाते हैं तो इनको टाइम ज्यादा लगता होगा, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, मैग्नीज आयोडीन की इनको थोड़ा सा शरीर में कमी नजर आ रही है, तो इन्हें कुछ चीजें रिकमेंड हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो न्यूट्री लाइफ पाउडर है उसमें हमें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, विटामिन सी भी मिल जाएगा, विटामिन B12 के लिए भी हम इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया दूध पीना चालू करो, और अगर दूध नहीं पी रहे हो तो न्यूट्री लाइफ लेना चालू करो। उसके अंदर भी ऑलरेडी मिल्क थिसल डला हुआ है जो दूध से निकाला जाता है, तो अगर दूध से निकाला गया है तो उसके अंदर विटामिन B12 होगा ही होगा। तो हम यहाँ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको दिख रहा है, तो अमाइनो एसिड्स में अगर बहुत ज्यादा कोई डिफिशियंसी दिख रही है तो हम हमारा प्रोटीन पाउडर सजेस्ट कर सकते हैं। फैटी एसिड में अल्फा लेनोइक एसिड है, अगर ये सब डिस्टर्ब दिख रहे हैं तो आप मोरो लाइफ प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीजें हम अपना कौन सा प्रोडक्ट सामने वाले को दे सकते हैं, आप लास्ट की इस रिपोर्ट में आराम से देख करके चेक कर सकते हैं। और ये चीजें अगर आप बताएंगे और इसके आधार पर अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी बताने में, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका सेरेब्रो सॉरी सेरेब्रोवास्कुलर ब्लड ऑक्सीजन वॉल्यूम जो है वो बहुत कम आ रहा है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इनको हम क्या और सजेस्ट कर सकते हैं, हम इनको वेल हार्ट के साथ में आपका फीलिंग सायरप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं प्रेशर कम है, ठीक। दूसरी चीज, थायराइड में कुछ विशेष वो नहीं है, इम्यून सिस्टम में रेस्पिरेटरी से रिलेटेड थोड़ा सा इनको है, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि भैया थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये चीजें बतानी है, जब आप किसी को लास्ट में बताएं तो जरूर से ये बात जरूर बताएं उनको कि भैया लास्ट में आपको पहली चीज थोड़ा सा सुबह शाम एक्सरसाइज वगैरह है, कुछ आपका जैसे फॉर एग्जांपल एरोबिक्स वगैरह है, कुछ तेज फास्ट वॉकिंग है, ये आप करना शुरू कीजिए तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, आप डाइट चार्ट भर सकते हैं,
डाइट चार्ट बनने का मैं आपको एक आसान सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। आप उनसे पूछिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या चीजें खाते हैं ना, आपका जो डेली रूटीन है वो चेक कीजिए, लिख लीजिए कागज में। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ, नाश्ते में मैं 3 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी अगर उन्होंने लिखी है तो, और एक सब्जी, 1 कटोरी सब्जी खाता हूँ, तो आप उसमें निकाल सकते हैं कि 1 कटोरी सब्जी मतलब 3 से 4 ग्राम प्रोटीन इनके शरीर में गया। एक रोटी में लगभग 2.5 से 3, आज के हिसाब से, पहले 3.5 चलता था, अब 3 ग्राम प्रोटीन एक रोटी में आपको मिलता है। तो इन्होंने अगर सुबह 3 रोटी खाई तो मतलब 9 ग्राम, और 3.5 ग्राम कटोरी से, तो 9 3 12, 12.5 ग्राम प्रोटीन इन्होंने सुबह सुबह लिया। ठीक इसी तरह से आपने पूरे दिन का आपने चार्ट बनाया कि टोटल इनका वजन कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने रत्नेश जी का अभी देखा, और रत्नेश जी का वजन है 55 किलो, और इनके शरीर में रोजाना अगर प्रोटीन जा रहा है कितना, 40 पर किलोग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन की डेली की जरूरत हमें होती है। तो इनको कितना प्रोटीन रोज चाहिए होगा, 55 ग्राम प्रोटीन। और इनके शरीर में, इनके डाइट चार्ट जो मैंने भरा उससे कितना प्रोटीन गया, मात्र 40 ग्राम। तो 15 ग्राम प्रोटीन इनके शरीर में रोज कम जा रहा है। तो क्या मैं इनको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको 15 ग्राम प्रोटीन अगर रोज कम होगा तो लंबे समय में आपको प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे पहले आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक होगा कि नहीं होगा, आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, आपको फॉलिक एसिड की कमी होगी, आपके शरीर में खून कम बनेगा, आपके तो बहुत से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो आने वाले समय में आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से देख पाएंगे, मशीन से। और मशीन के साथ हमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज को उसमें साथ में ऐड ऑन करना है। जब हम ये चीजों का समावेश करके जब हम सामने वाले से बात करते हैं और उससे रिलेटेड जब हम आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो वहां पर हमारा जो हेल्थ गाइड, जो आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा ऐप हमें सर ने दिया था। अगर आपको ध्यान हो, कितने लोगों को ध्यान है कि मल्टीप्लायर्स करके एक हमें एक ऐप दिया था सर ने। अगर आप उस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फर्क पड़ेगा कि उस ऐप के अंदर कौन सी समस्या में हमें क्या क्या चीजें अपने प्रोडक्ट देने हैं। वहां से आप सजेस्ट कर सकते हैं निकाल करके कि इन्हें हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है। इतनी सब चीजों को मिला करके यदि आपने कॉम्बो बना करके चीजें दी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लोग आप जो आप चेकअप करेंगे उससे जो प्रोडक्ट आप लोगों को देंगे उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इन चीजों का अगर फायदा उठाना चाहते हैं, ये जो टूल हमें बहुत अच्छा मिला हुआ है, जिसे हम QMRI या बॉडी एनालाइजर मशीन या बॉडी चेकअप मशीन बोलते हैं, इस मशीन को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाना होगा, कुछ चीजों पे आपको फोकस करना होगा। और आजकल तो यूट्यूब, गूगल है, बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये चीजों को आपने अच्छे से साथ में ऐड ऑन कर लिया, कुछ रूटीन चार्ट, जो उनका डेली का जो चार्ट है वो भरना शुरू कर दिया, उनका डाइट चार्ट बनाना शुरू कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग उनको अगर आपने चीजें सजेस्ट की, तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट बहुत तगड़े बढ़ जाएंगे। और ये चीजों का प्रभाव मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं खुद पिछले 3-4 सालों से मैं मशीन के चेकअप में करता हूँ, और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से आज जितना मैंने सीखा है उसके आधार पर आज केवल नाम से भोपाल, आसपास रायसेन जिलों तक से लोग सिर्फ सुन सुन करके यहाँ पर आते हैं कि